देखिए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पोटेंशियल अप्रेजल। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था लेक्चर में? परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है कि इंप्लॉइज का रिव्यू करना, डेली रूटीन बेसिस पे एक्सरसाइज करना, उनको बताना कि क्या दिक्कत है और उसके बेसिस पे उनको प्रमोशन देना, उनको ट्रांसफर करना। ये सब चीजें हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? परफॉर्मेंस अप्रेजल में पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा? आपके अंदर क्षमता ना, यही तो देखा जाता है आपके अंदर उतनी क्षमता है कि नहीं है। मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसका रिलेशन किससे होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से होता है। फ्यूचर फोरकास्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी मैं एनालाइज कर ले रहा हूं कि आपके अंदर क्षमता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर क्षमता है कि आप प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ा सकते हैं। अभी कम दे रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे में या इस बंदी में इतना क्षमता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हमेशा अप्रेस करेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम अच्छे हो, ठीक है, तुम बेहतर हो हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, ये होता है। जैसे हमारे मेरी ही जो कहानी है, जैसे हम पढ़ाते थोड़ी थे, हम कभी डायरेक्टली, कभी मुझे टीचर बनने का कोई शौक नहीं था। मैं आया था तो पहले ये था कि सर बैंक रेलवे सर है ना। बीकॉम का जो बच्चे आते हैं ना शुरू शुरू में, तो पहले यही सोच के आते हैं, क्योंकि उनको माइंड अप यही सेट कर दिया जाता है कि बीकॉम वाले बच्चे यही करते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, सरकारी बात करें, बैंक और रेलवे में जाते हैं, बैंक रेलवे आरआरबी ये सब रहता है। ठीक है, तो पहले यही माइंडसेट था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे, मतलब जब मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ, सर हमको प्रेस करते थे, अरे तुम पढ़ा लोगे, परेशान ना हो। कभी कभी हिचक भी आ जाता था, बच्चे बोल भी देते थे कि सर सही नहीं पढ़ाते हैं सर, है बेवकूफ सर है सर। ठीक है, तो बोल देते थे वो डायरेक्टली, वो मुंह पे सर के बोलते थे, हमसे नहीं बोलेंगे लेकिन सर से बोलते थे, तो सर हमको बताते थे कि क्या बोलते हैं क्या होता। तो लेकिन सर हमको क्या करते थे? मोटिवेट, कि नहीं यार तुम परेशान ना हो, अभी तुम इस ना जैसे होता है ना, डीमोटिवेट मत हो, तुम्हारे अंदर क्षमता है कि तुम पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है। क्योंकि नॉलेज गेन करना और नॉलेज देने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, और टीचर का काम क्या होता है? पूरी नॉलेज आपको दे देना। ठीक है, लेकिन आप शुरू शुरू में पढ़ाने जाते हो तो कितना भी नॉलेज होगा आपके सामने, जब 50 बच्चे बैठे होंगे ना, 40 बच्चे, तो आपको थोड़ा सा हिचक होता है, डर होता है कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। ठीक है, या कुछ गलत ना बता दूं, क्योंकि आजकल की दुनिया क्या एडवांस है। अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा ना, तुरंत आप चेक कर लोगे, सब मोबाइल लेके बैठे हैं। ठीक है, कि पोटेंशियल का मतलब सर क्षमता बता दी, रुको सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब उनको पता है, इसीलिए टीचर्स आजकल के क्या होने चाहिए? एकदम हाईटेक वाले होने चाहिए। मतलब तुरंत, मतलब जो भी चीजें बोलो एकदम जेन्युइन, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस, सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे ना कभी कभी क्या होता है, नए नए पढ़ाने आप जाओगे तो क्या होता है, कुछ स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं, होता है, हिचक है, वो हिचकता है 2 दिन 4 दिन। जब आप फ्रेंडली हो जाते हैं किसके साथ? अपने स्टूडेंट के साथ और पूरे मैनेजमेंट के साथ, तो फिर आप हिचकते नहीं, फिर आप गलत भी लिखोगे ना तो बच्चे, अरे सर कोई बात नहीं हम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन शुरू में आपको क्या करना पड़ता है? इस चीजों को ध्यान देना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि मुझे क्या करेगा? पोटेंशियल बढ़ाएगा। सर ने मुझे क्या किया? मोटिवेट। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बैक इंप्रूवमेंट वालों को। ठीक है, सबसे पहले वही मेरे बैच थी जो सबसे अच्छी बैच बनी, जो बैक इंप्रूवमेंट के बच्चे 30 बच्चे थे, वो 30 पास हो गए अकाउंट्स में। उसके बाद से मुझे लगा क्या, कि मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, 30 बच्चे पास हो गए, एक को फेल नहीं हुए। मतलब बैक में भी तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, बैक का फॉर्म बनने के बाद भी। ठीक है, अब एकदम ही नहीं पढ़ोगे, घोचू की तरह बैठे रहोगे तो थोड़ी होगा। ठीक, तो वहां पे क्या हुआ, पोटेंशियल किसने डेवलप किया? सर ने। मैं नहीं, मैं तो पढ़ाता रह रहा था, गलत भी बोल दे रहा था, ठीक है, या कुछ भी हो जा रहा था तो मुझे लग रहा था यार ये गलत हो गया, अब नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, लेकिन सर ने क्या देखा? पोटेंशियल। ठीक है, उन्होंने कहा तुम पढ़ा लोगे। ठीक है, डोंट वरी। तो वही चीज देखो, लिखा भी हुआ है, पोटेंशियल अप्रेजल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द हिडन, देखो लिखा ना, हिडन टैलेंट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। इसका काम क्या है? कि ये देखता है कि किस पर्सन के अंदर, इंप्लॉइज के अंदर एक हिडन टैलेंट है जो उसको खुद नहीं पता है। ठीक है, और उनकी पोटेंशियल, उनकी क्षमता आप पहले ही क्या कर लेते हो? गेस कर लेते हो उसमें। मतलब पोटेंशियल अप्रेजल इन्हीं 2 चीज को बढ़ाता है, आपके हिडन टैलेंट और आपके अंदर जो क्षमता है। लेकिन आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है मैं तो कर रहा हूं सर, गलत भी हो जा रहा है तब भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है, आपको लगता है। ठीक, फिर क्या लिखा है? इट आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल टैलेंट फैसिलिटेट्स इन प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल्स फॉर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोजीशन इन द फ्यूचर। मतलब ये पोटेंशियल आपको कहां लेके जाएगा? हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ और हायर पोजीशन की तरफ। आप कंपनी के बेहतर इंप्लॉय बनते चले जाओगे, बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द ईयर, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। ठीक है, तब आपको लगता है यार मैं कंपनी के लिए क्या हूं, बेहतर हूं मैं। ठीक है, तब आपको लगता है, शुरू में नहीं लगता। ठीक है, दस आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इज द इनिशियल स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। अगर आपको सक्सेस पाना है, ठीक है, या कंपनी को सक्सेस लेके जाना है, आगे लेके जाना है, आपको कंपनी को डेवलप करना है, तो आपको पोटेंशियल अप्रेजल आना चाहिए।
किस इंप्लॉय के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना वो जा सकता है, कितना वो कर सकता है काम, ये सब आपको प्लानिंग आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो फिर कैसे डेवलप होगा। जैसे अभी हम लोग को स्टूडेंट्स को क्या करना है, बेहतर बनाना है, तो मुझे उनके अंदर पोटेंशियल अप्रेजल को मेंटेन करना ही पड़ेगा। मुझे हमेशा उनको मोटिवेट करना ही पड़ेगा, तुम कर लोगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि एक साल में एक ही बार एग्जाम होता है, एक तो मेन आप लोग का सेमेस्टर में थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है कि आप एक सेमेस्टर थोड़ा सा वीक हो गए तो अगले सेमेस्टर में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा मेकअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक ही बार मौका है, एक साल पे एक बार एग्जाम है और ये कभी भी सेमेस्टर होगा नहीं, ठीक है। लिख के ले लीजिए आप, क्योंकि ये सब काम नहीं करना चाहते ना, तो साल भर पे एग्जाम एक बार होना है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा बच्चा या बच्ची, ठीक है, वही यहाँ पे ग्रोथ कर पाएगा। जिसके अंदर पोटेंशियल खत्म हुआ वो क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए बेकार हो जाएगा, फेल कर देती है। आप जानते ही हो यूनिवर्सिटी, थोड़ा सा भी अगर आपकी पोटेंशियल कम हुई तो, और हमेशा आपको जब पता ही है कि सेकंड डिवीजन सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है, फर्स्ट डिवीजन का परसेंटेज 2-4%, 4%, 10% ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल रखना जरूरी है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ाई करते रहना है, रुकना नहीं। अगर आप रुकोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डिग्रेडेशन आप ही की होगी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ इनकम टैक्स का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आप पढ़ा करिए, रेगुलर पढ़िए, 10 ही मिनट पढ़िए उसको, ठीक है। जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा दिया ना वही पढ़ लो केवल आज, आपका रिकवर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं कि मैं पहला HRM से स्टार्ट करूंगी पहले दिन से, ये जो टॉपिक चल रहा है इसी को पढ़ते रहो, आगे का तो क्लियर होगा, फिर जो पीछे छूट गया होगा वो लास्ट में पढ़ लेना, ठीक है। जहां से आप शुरू कर दिए वहां से आप पढ़िए रेगुलर, बस देखिए आपका दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। लेकिन लोग यही गलती कर देते हैं कि सर वो एक ही साथ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, पढ़ नहीं पाते, फिर पोटेंशियल परफॉर्मेंस में चला जाता है, परफॉर्मेंस पोटेंशियल में चला जाता है। HRM की मीनिंग HRD में चली जाती है सर, HRP की मीनिंग HRM में चली जाती है, यही होता है, ठीक है, लास्ट में अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। अच्छा, ये तो उसकी मीनिंग था। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल में अंतर क्या है, पढ़ते हैं। सही दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। मतलब ये बैकवर्ड का मतलब क्या है, और ये क्या लिखा होगा, फॉरवर्ड होता है। बैकवर्ड का मतलब कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है इसको देखा जाता है इसके अंदर, किसके अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। अभी मैं जैसा काम कर रहा हूं ना उसके हिसाब से रेटिंग दिया जाएगा, उसके हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है बेटा, फॉरवर्ड लुकिंग, मतलब आप आगे के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर क्या, पोटेंशियल, कि इस बंदे में अभी इसकी परफॉर्मेंस कम लग रही है, ठीक है, इस बच्ची में, लेकिन हम जानते हैं कि ये फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा अंदर से आया होगा, अरे सर फर्स्ट आ जाएंगे ना हम, ठीक है। एक बात कह रहा हूं, मतलब मैं सोच रहा हूं ऐसा, और मैं इनको हमेशा मोटिवेट भी करता रहूंगा, तुम फर्स्ट आओगे, तुम पढ़ो, ठीक है। अरे सर नहीं पढ़ पाए, अरे पढ़ो तो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो प्रेजेंट सिनेरियो को देखता है, लेकिन पोटेंशियल फ्यूचरिस्टिक देखता है, इसलिए क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर इट इवेल्युएट द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अभी की जो टर्म एंड कंडीशन है, रूल्स एंड पॉलिसीज है, उसके तहत आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उस तरीके से इवेल्युएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द कैपेसिटी, आपकी क्षमता देखी जाती है, ठीक है। टैलेंट, अनयूटिलाइज टैलेंट ऑफ अ पर्सन, मतलब आपने जो यूटिलाइजेशन नहीं किया है ना उसको वो पहले से एनालाइज कर लेते हैं, किसके अंदर ये क्षमता है, ये बंदा आगे के लिए प्रोडक्टिविटी ज्यादा कर सकता है, दिख रहा है मुझे, मतलब आगे आपका जैसा नहीं, आप सेंस ऑफ ह्यूमर आपका काम करता है कि हाँ ये बंदा आगे लेके जा सकता है। घर में भी होता है, आप देखते होंगे कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, तो आपको बड़ा जेलसी फील होता है जो छोटा जिसका सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि घर वालों को लगता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है, ये लड़का मेरा क्या कर सकता है, इस घर को अच्छा बना सकता है, अच्छा लेके जा सकता है, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, आप भी उस तरीके से बनिए, ठीक है। मैं घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि आप अगर किसी के अंदर पोटेंशियल देखते हो, दूसरे इंप्लॉय के अंदर नहीं देख रहे हो, वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन उसको ये ध्यान रखना है कि अगर ये पोटेंशियल इसके अंदर दिखाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो मैं भी उस तरीके से डेवलप होऊंगा ताकि मेरे अंदर भी उस पोटेंशियल को देखा जाए, तभी आप बेहतर बनोगे, तभी आप बेहतर कर पाओगे कंपनी के लिए। लेकिन अगर तुम वही जेलेसी रखे, खासकर लड़कियों में होता ही है, ठीक है, जेलेसी रखे, अरे उसको आगे बढ़ा रहे, ठीक है, तो आप दिक्कत आप ही को होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी, और जहां परफॉर्मेंस में प्रोडक्टिविटी घटी तो क्या हो जाता है, प्राइवेट वाले निकाल देते हैं, सरकारी में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट वाले कहते हैं भैया तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। जेलेसी नहीं रखना, आप भी वही पोटेंशियल के साथ क्या करिए, काम करिए, देखिए आपको भी आगे बढ़ाएगा वो, ठीक है। ये मैं प्राइवेट की बात बता रहा हूं, ठीक। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड एक्यूरेटली, मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल बेसिस पे देखी जाती है, ठीक है। अभी जो आप काम कर रहे हो, अभी पढ़े ना कि सर जो अभी प्रेजेंट के सिनेरियो में काम कर रहे हो उसके तरीके से आपका इवेल्युएशन और ऑब्जेक्टिविटी तय की जाती है। और यहाँ पे क्या है बेटा, असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर रोल्स दैट कैन बी असाइंड, मतलब फ्यूचर में आप ये रोल निभा लोगे, ये अभी से मैं सोच रहा हूँ,
ठीक है, अभी भले छोटा जॉब कर रहे हो लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक, ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, 4 5 6। ओके, देखो फोर्थ क्या है, पिक्चर करंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू एप्रोप्रिएट मेथड। अभी मेथड पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो आपको बताएंगे कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। तो यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है वो कई सारे मेथड इसमें इस्तेमाल होते हैं, उस मेथड के हिसाब से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल क्या देखता है, इसमें कोई मेथड नहीं है, बहुत ज्यादा मेथड नहीं होता। लेकिन देखो क्या लिखा है, पिक्चर ऑफ एबिलिटीज टू एज्यूम। एज्यूम मतलब समझ रहे हैं ना, एज्यूम का मतलब क्या होता है, अभी फोरकास्ट मतलब अभी सोच रहे हैं कि हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, है ठीक। चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू एप्रोप्रिएट मेथड। यहां देखो क्या लिखा है, दोनों में अंतर देखना। पिक्चर ऑफ करेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस थ्रू, यहां लिखा है ना परफॉर्मेंस, यहां क्या लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब दोनों में अंतर है। वहां यह देखा जा रहा है कि अभी के बेसिस पे मेथड का इस्तेमाल करके आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कैसी है। मतलब ये कह सकते हैं सर स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक की जाती है, किसमें, परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन यहाँ पे क्या एजम्पशन लगाया जा रहा है कि आप फ्यूचर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। इसके लिए भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन ये पढ़ना नहीं है, पोटेंशियल में बहुत ज्यादा मेथड्स नहीं होते, लेकिन इसमें आपका एजम्पशन लगता है। जैसा होता है ना जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आप एजम्पशन पढ़ते हो, ठीक है, मान्यताएं, ठीक है, वो मान्यताएं बना दी गई हैं, उसके अगर विपरीत जाओगे तो क्या हो जाएगा, खत्म, इकोनॉमिक्स लागू ही नहीं होगा। जैसे डिमांड सप्लाई पढ़े होगे, प्राइसिंग डिसीजन पढ़े होगे, बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े होगे, तो सबके लिए assumption होता है। वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक, गलत भी हो सकता है यहाँ पे, ये गलत भी हो सकता है। पोटेंशियल अप्रेजल ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूं तो वो बेहतर ही बन जाएगा, हो सकता है वो क्या हो जाए बाद में गोड़ दे पूरा है और नेशन को ही क्या हो गए, क्या कर दे, डिग्रेडेशन में डाल दे, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी तो अच्छा काम कर रहा है हमको लग रहा है, ठीक। फिर यहाँ पे देखो, हाई परफॉर्मेंस इन इंप्लॉइज डज नॉट ऑलवेज गारंटी हाई पोटेंशियल। मतलब जो अभी अच्छा काम कर रहा है एकदम बेहतर तरीके से, जरूरी नहीं है कि वो हाई गारंटी के साथ काम करिए। सरकारी में बहुत होता है, शुरू में आप नए नए जाते हो तो क्या होता है, टीचर बन गया, एसपी और एसआई बन के, तो आपको लगता है मैं ही सिंघम हूं सर, ना। और जहां ऊपर वाले आपको दबाते हैं फिर आप सिंघम से क्या हो जाते हैं फिर, ठीक है, गायतोंडे बन जाते हैं। ठीक है, गायतोंडे क्या करता है, बात ही तो मानता है, उसको अपना कुछ दिमाग लगाना नहीं देता है। ठीक है, तो वही चीज है, क्योंकि आपको लगता है कि वैसा सिस्टम ही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जैसा परफॉर्मेंस आप शुरू में दिखाते हैं वही परफॉर्मेंस 10 साल बाद भी दिखाएंगे। हो सकता है आप लोअर हो जाए, आपको लगे अरे यार मैं तो परमानेंट हो गया सर। ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे जहां आप जाइए जहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, 2 साल आप खूब काम कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है क्या कि यार 2 साल बाद निकाला भी जा सकता है। ठीक, 2 साल बाद आप क्या हो गए, परमानेंट टीचर मान लो। फिर कहेंगे अरे सर आप कौन निकालेगा, किसी का बाप नहीं निकाल सकता ना। ठीक है, तो वहां पे आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, लो। फिर लेट क्लास लेने लगेंगे, लेट आएंगे, ठीक है, क्योंकि निकाल नहीं सकते ना। ठीक, तो ये सरकारी में ऐसा होता है क्योंकि आप निकाल पाते नहीं, इसीलिए लोग लगे रहते हैं, अरे सर 10 साल में निकाल लिया मैं, बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, फिर हाई पोटेंशियल इन इंप्लॉइज गारंटी हाई परफॉर्मेंस। अगर किसी के अंदर हाई पोटेंशियल है, मतलब क्षमता उसके अधिक है, कंपनी के लिए बेहतर कर सकता है, तो उसकी परफॉर्मेंस जरूरी हाई होगी, वो हमेशा कंपनी के लिए क्या करेगा, बेहतर ही काम करेगा। ठीक है, फिर हाई परफॉर्मेंस, लास्ट पॉइंट है, हाई परफॉर्मेंस इन अ पार्टिकुलर पोजीशन डज नॉट नेसेसरी गारंटी द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन हायर पोजीशन एज द इंडिविजुअल में लैक द पोटेंशियल। मतलब समझ रहे हो, अभी जो जिस पद पे आप काम कर रहे हो सकता है आपको प्रमोट करके आगे लेके जाए। ठीक है, जैसे आप क्लर्क से कहां बन गए, मैनेजर बन गए, लेकिन मैनेजर पे वो जो परफॉर्मेंस है जो क्लर्क में आप दिखा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उतना काम सीख ही नहीं पा रहे हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल केवल प्रेजेंट के सिनेरियो को दिखा सकता है, लेकिन पोटेंशियल देखो, इंप्लॉइज विद हाई पोटेंशियल कैन बी इजीली प्रमोटेड फॉर हाई पोजीशन एज दे हैव द नेसेसरी स्किल सेट। ठीक है, कि पोटेंशियल अप्रेजल में अगर मैंने किसी को देख लिया कि भाई इसके अंदर क्षमता है, तो उसको अगर मैं हाई पोजीशन पे भी लेके जाऊंगा ना, तो वो भी उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से लोअर पोजीशन पे काम कर रहा था। क्योंकि देखो पोटेंशियल में ध्यान रखना है, पोटेंशियल एक एजम्पशन है, पोटेंशियल कोई आप जैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन मैंने इस तरीके से इंप्लॉइज को देखा, ऑब्जर्व किया है कि मैं समझ जाता हूं कि कौन सा बंदा पोटेंशियल अप्रेजल में आएगा, कौन सा बंदा परफॉर्मेंस में तो सब रहते हैं, परफॉर्मेंस में तो ऑल बंदे आ जाएंगे, पोटेंशियल में कौन रहते हैं, कुछ बंदे ही रहते हैं। और ये पोटेंशियल वाले बंदे आपके कंपनी के अंदर होने ही चाहिए, क्योंकि वही ग्रोथ करके आगे लेके जाएंगे। आप भी कभी बिजनेस स्टार्ट करना देखना, 2-4 ही होंगे जिनके पे आपको बहुत भरोसा होगा, नहीं तो बाकी लोग क्या होंगे, आने जाने वाले आए गए, आपको एकदम वो माइंडसेट बनाना पड़ता है। लेकिन 4 को आप नहीं निकालते, जो 4-5 है उनको रखते हैं, भाई तुम हो, तुम रहो। ठीक है,
तुम्हें बहुत अच्छा काम आता है, तुम टेक्नीशियन बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से मार्केटिंग कर लेते हो, तुम अच्छे से मतलब CS जैसे आपने बनाया, कोई एग्जीक्यूटिव है आपका कंपनी सेक्रेटरी, तो तुम अच्छे से डीलिंग कर लेते हो, तो ये उनको आप रखते हो क्योंकि वो पोटेंशियल आप देखते हो। वो 10 साल 20 साल से कंपनी में रह रहे होते हैं। लेकिन वर्कर्स देखो हर 2 साल पे 1 साल पे निकलते रहते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे रखे गए हैं। उनको निकालना ही है, अच्छा काम नहीं है, अनस्किल्ड हटाओ यार, स्किल्ड रखो, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल और परफॉर्मेंस, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस बेस होता है सर, और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल अप्रेजल में देखा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, नहीं तो वैसे आपके जैसे क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं लिखा होगा। सिलेबस में खाली क्या लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, मेथड, मेथड भी नहीं लिखा उसमें, ठीक है, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, फिर पोटेंशियल अप्रेजल। कहेंगे सर इतना ही तो है सर, है, लेकिन उसके अलावा भी है। मैंने बोला था ना कि अगर बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा भी होगा तो आप पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग मानते नहीं, ये लोग कहते हैं कि मैं नहीं मानता, मैं बुक मानता हूं बस, ठीक है, सिलेबस सिलेबस गया भाड़ में, ठीक है। अब देखो मेथड, ये था मेथड, हाँ गया भाई, ये मेथड मैंने बोला था ना, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है 20 नंबर में, इट इज अ 20 मार्क्स क्वेश्चन, ये 100% आना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये क्वेश्चन बनना है, और भले कुछ ना आए डिफरेंस उफरेंस, लेकिन ये जरूर है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सर परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो 2 मेथड है ना, एक ट्रेडिशनल, सर जो दादा परदादा रख गए हैं सर, या ये कह सकते हैं कि सर जो लोग यूज करते ही करते हैं। अगर आपको कोई मेथड नहीं आता है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वाले अभी के सिनेरियो में कौन से मेथड यूज होते हैं, नाम सुने होंगे आप इसका, इसका नाम सुने होंगे, बाकी नहीं सुने होंगे, ठीक है। MBO का नाम सुनेंगे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। जब आप MBA करोगे ना, ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे सिखाया जाएगा आपको। आजकल की कंपनीज जो है ना, वो अपना जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं वो MBO के माध्यम से ही करती है ज्यादातर। इसमें क्या होता है कि कंपनी के नए नए ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, हर दिन, हर 2 दिन पे, 4 दिन पे नए नए ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, उनको आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखा जाता है कौन अच्छा कर रहा होगा, जो अच्छा कर रहा होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, जो अच्छा नहीं कर रहा होगा बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। ज्यादातर ये यूज होता है। और MBA जब आप करोगे, जब आप कहीं से भी करना, तो ये टॉपिक आपको एक पूरा चैप्टर के रूप में मिलेगा। यहाँ तो मेथड पढ़ रहे हैं ना, वहां एक चैप्टर होगा MBO का, फिर आप उसको 10 पेज 20 पेज जितना कभी होगा वो आप पूरा पढ़ोगे कि कैसे कैसे होता है सर। उसमें केस लॉ बताए जाते हैं आपके, कैसे हुए थे, कौन सी कंपनी ने अप्लाई किया था, ये सब आप पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे आपको उतना डीप मत जाइएगा, ठीक है, डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। देखो, तो हम लोग ट्रेडिशनल से स्टार्ट करेंगे, ये तो सारे मेथड लिखे हुए हैं, अभी नीचे भी आएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसको पढ़ते हैं। देखो, क्योंकि इसी में टाइम लगना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड में ही क्या लगना है सबसे ज्यादा टाइम। अगर ट्रेडिशनल हो गया आज तो पूरा कर लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, जितना भी हो जाएगा, आधे घंटे पौन घंटे जो भी लगते हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रेडिशनल का मतलब सर पुराने मेथड, ठीक है। सर पुरानी परंपरा सर, है, ठीक है सर, मेरे पापा जो बना के चले गए थे सर, है, ऐसा होता नहीं है कि मेरे पुराने लोग, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड आता है जो कि सबसे इजी मेथड है, उसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग मेथड्स। देखो लिखा ना, इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्मल सिस्टमेटिक मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन विच एम्प्लॉइज इज कंपेयर्ड विथ ऑल अदर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ वर्थ। मतलब यहाँ पे रैंक दिया जाएगा 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं फर्स्ट पे है, उससे थोड़ा नीचे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। अब ये कहां पे एप्लीकेबल होगा, जहां बहुत कम लोग काम करते हो। जहां पे 1 लाख लोग होंगे जैसे टाटा कंपनी में, तो वहां तो हो गया, फिर कितना रैंक देंगे, 1 लाख, तुम 1 लाख नंबर पे हो और ये फंस गया सर, ठीक है। और रैंकिंग मेथड में एक और जगह देखे होगे, जब कोई एग्जाम्स आप देते हो, जैसे कैट का एग्जाम, ठीक है, या MBA का एग्जाम, तो वहां रैंक आती है, देखते ना, तो वहां रैंक देना पड़ता है। वहां आप किसी का ये नहीं कह सकते चलो चलो गैम्बलिंग कर लेते हैं एक बार, चलो एक बार स्पेकुलेटिव वाला कर लेते हैं, नहीं, वहां पे आपकी रैंक आती है। 1,10,000 है तो उसमें लिखा रहता है 1,10,000, 1,09,999 लिखा रहता है ना रैंक, ठीक है। वहां रैंकिंग बेस्ड है, क्योंकि वहां पे आपको रैंकिंग दिखानी पड़ेगी, तुम कितने कैटेगरी में आते हो, तब आपको लगेगा अरे यार भरे थे 4 लाख, ठीक है, एग्जाम दिए 2.5 लाख, मेरा रैंक कितना है 1,09,000, तब तो मैं किसी लायक नहीं हूँ। वो परफॉर्मेंस अप्रेजल ही है, आप फिर अगले साल मेहनत करके वो कैट के लिए, ठीक है। अरे बहुत ज्यादा थोड़ी आप कैट के लिए प्रिपरेशन करते हो, 1 2 साल 3 साल करते हो, क्योंकि आप परफॉर्मेंस ही चेक करते हो कि आप बेहतर हो कि नहीं, फिर आपको लगता है झक मार के फिर MBA प्राइवेट से डालते हो, फिर आप कि छोड़ो यार LPU से कर लेता हूँ, है, छोड़ो, 1.5 लाख रुपए ज्यादा ही तो लगेगा, ठीक है। अब 1.5 लाख डुबा दिए कैट के चक्कर में, उससे बड़े वहीं वहीं आप MBA कर लिए होते। यही होता है, यही करना भी चाहिए। अगर एक बार आपका अटेम्प्ट हुआ, आपको लगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो आप मत करिए, आप कहीं और से कर लीजिए। भाई जितना पैसा आप वहां खर्च करोगे, जितना समय, उससे बढ़िया आप 1 साल MBA कंप्लीट कर लोगे, मेहनत करो वहां पे। प्राइवेट में तो यही होता है ना कि जो जितना आगे बढ़ेगा उसको उतना आगे बढ़ाया जाएगा,
ठीक है, तो वहां मेहनत दिखाओ कैट के चक्कर में। लेकिन लोग कैट के चक्कर में 4 साल से कैट दे रहे, नहीं सर करूंगा तो IIM हैदराबाद कर लो साला, 4 बार निकाल नहीं पा रहे हो तो क्या IIM हैदराबाद जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये चीज होना, रैंकिंग में एम्प्लॉइज आपको रैंक दिया जाता है, या 2 तरीके से होता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट और लोवेस्ट टू हाई, ठीक है। फिर आता है अब देखो पेयर्ड कंपैरिजन, कि यहाँ एक इंप्लॉय का कंपैरिजन दूसरे से किया जाता है। मतलब अगर ए इंप्लॉय है और एक बी इंप्लॉय है, तो ए का कंपैरिजन बी से किया जाएगा, ठीक है। और बी का कंपैरिजन, तो बी का कंपैरिजन और ए का कंपैरिजन फिर सी से किया जाएगा। इसमें भी बहुत टाइम लगता है। ये भी कम ही लोग के लिए सही है, जहां कम लोग काम करते हैं। ज्यादा लोग होंगे कंपैरिजन करते रहने, आपको पता नहीं चलेगा, भूल जाएंगे खुद ही है किसका कंपनी कौन कम था यार, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, इन दिस मेथड ईच इंप्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर इंप्लॉइज ऑन वन बेसिस, मतलब एक एक करके। तो बहुत टाइम लग जाएगा, जहां लाखों होंगे 10,000 होंगे, ठीक है। देखो यूजुअली बेस्ड ऑन द ट्रेट ओनली, द रेटर इज प्रोवाइडेड विद अ बंच ऑफ स्लिप्स ईच क्वाइनिंग पेयर ऑफ नेम्स, मतलब यहाँ पे सबका नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। किसका किसके साथ रिलेट कर रहे हैं उसको रेटिंग देना, जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको ज्यादा रेटिंग, जो कम काम कर रहा होगा तो उसको कम रेटिंग, तभी तो होगा ना कि हाँ कौन बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ बहुत टाइम लगता है, और दूसरे के साथ कंपेयर करने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम। हो सकता है बी सी से अच्छा काम कर रहा होगा लेकिन ए से कम कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। ए बी से अच्छा काम कर रहा होगा लेकिन सी से कम कर रहा होगा, तो बहुत ज्यादा इसमें क्या लग जाएगा कंपेयर करने में टाइम। लेकिन जहां 10-5 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, तो वहां आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन जहां लाखों लोग होंगे तो वहां पेयर कर ही नहीं सकते आप। कहोगे सर राम राम सर मैं चलता हूं सर, जो रेटर भी आएगा वो कहेगा भैया हम ₹1,00,000 खुद ही लेंगे कंपेयर करने का, अगर आप ये वाला मेथड यूज करते हो तो, ठीक है। तो ये था पेयर्ड कंपैरिजन, ठीक है। समझ में आया दोनों। रैंकिंग में रैंक दिया जाता है सर, पेयरिंग में सर एक इंप्लॉय को दूसरे इंप्लॉय के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक। फिर आता है थर्ड। थर्ड क्या है, ग्रेड। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बहुत इस्तेमाल होता है ना, जब आप पीजी में जाओगे तो ग्रेड का इस्तेमाल होता है, और आप सीबीएसई और एसएससी से भी पढ़ोगे तो ग्रेड को पढ़ोगे आप, ठीक है। ग्रेड सिस्टम बड़ा चलता है ना। ग्रेड सिस्टम चलता है कि कुछ और चलता है, कुछ और चल रहा है अभी, ग्रेड ही ABC ऐसे ही होता है कि वो है क्या बोलते हैं उसको, CGPA है, ग्रेड है ना, हाँ। तो वही ग्रेड, ग्रेड सिस्टम ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज हो गए और क्या बोलते हैं स्कूल्स और मतलब उसमें चलता है, जैसे 11, 12 और 10th में, ज्यादातर 10th और 12th में ज्यादा होता है, उसके नीचे बहुत रेयरली होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रैंक नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ग्रेड दिया जाएगा। ग्रेड कैसे होता है बेटा, A B ना सर, A+ सर, ठीक है, B+ ऐसे दिया था ना, ठीक है। तो जब किसी की रैंकिंग जब किसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके ग्रेडिंग मेथड पे दिया जाता है ABCD करके, ठीक है। कि अगर आपकी परफॉर्मेंस एकदम लो है तो आपको E मिलेगा, E इज द लोवेस्ट कैटेगरी एंड A इज द हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो जो बंदे एकदम हाँ A+B+ जो भी आप बनाए होंगे आप खुद से बनाते हैं, कहीं कहीं A+ नहीं होता है, जैसे यहाँ पे A+ नहीं, A के बाद सीधे O है सर यूनिवर्सिटी में, लेकिन कहीं कहीं A+ भी है, कहीं कहीं A+ भी है DU में, शायद शायद कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन वहां पे A के बाद A+ है फिर O है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है A, ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट O फॉर आउटस्टैंडिंग। तो ग्रेड चेंज भी हो सकता है। आउटस्टैंडिंग कब होगा, जब आप 80+ हो गए, हर जितने भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर 80+ है आपका तो सब में O मिलेगा। लेकिन जिसमें 80-70 से कम होगा, तो 70-80 के बीच होगा तो A मिलेगा, ऐसे रहता है। और ओवरऑल ग्रेड पॉइंट निकलता है कि आपका O बना कि A बना। जैसे O सबसे ज्यादा होगा तो वो एवरेज निकलता है, आपको पता ही है। उसके बाद क्या निकलता है, ओ अगर ओ हाई होगा, जैसे मान लो 3 O है और 2 A है, तो उसपे आपका ग्रेड क्या बनेगा, O बनेगा। लेकिन अगर उल्टा हो गया सर, A ज्यादा है O कम है, तो आपका एवरेज क्या बनता है, A सबसे ज्यादा है सर, तो A बन जाएगा आपकी रैंकिंग, मतलब वो ग्रेडिंग में आ जाता है। तो जहां पे ग्रेड के हिसाब से आपके परफॉर्मेंस को एलोकेट किया जाता है या मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेडिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर ये इस्तेमाल बहुत होता है, ठीक है। या देखो इसमें लिखा है ना, देखो यहाँ देखो लिखा है, यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल होता है, आउटस्टैंडिंग देखो लिखा है ना, सेटिस्फैक्टरी सर, अनसेटिस्फैक्टरी। मतलब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप इस तरीके से भी ग्रेडिंग कर सकते हो, O लिख दो, सेटिस्फैक्टरी को S लिख दो, अनसेटिस्फैक्टरी को UN लिख दो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर आता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। दिस मेथड वाज इवॉल्व बाय टिफिन, अरे सर टिफिन नाम था इसका, देखो देख रहे हो, हाँ क्या बनाएगा बेचारा, खा पी के अस्थिर रहता होगा, ठीक है। क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की, ठीक है, ये सब चीजें खा खा के मर गए होते। क्या लिखा है, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय टिफिन टू इलिमिनेट द सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्या लिख रहा है कि हर रेटिंग का आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे, एवरेज, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ रेटिंग मोस्ट ऑफ द इंप्लाइज एट अ हायर एंड ऑफ द स्केल, ठीक है।
यहां से मेन स्टार्ट है। द मेथड एज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस लेवल कन्फॉर्म टू अ नॉर्मल स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको जो मेथड इस्तेमाल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो आपको डेटा के बेसिस पे। देखो देख रहे हो, ये रैंक मतलब ये डेटा निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे डेटा निकाला गया है। ठीक है, परसेंटेज के माध्यम से। कौन सा निकाला जाएगा? परसेंटेज। दिस इज यूजफुल फॉर रेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। देखो जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे ना, यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन काफी काम करता है। यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे 10%, 20%, 40%। हाई परसेंटेज रेट क्या होगा बेटा? 100%। और क्या, यही तो होता है ना। ठीक है, स्टेटिस्टिकल डाटा में 100 से ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो 100% वाले जो कैटेगरी में होंगे उनको हम 100% वाली कैटेगरी में रखेंगे। 10% वाले में 10% सर, 20%, 40%, 20%। जो 10% है कहेंगे इसको निकालो यार, ये रहने लायक नहीं है, ना लायक है। ठीक है, कौन रखेगा यार? ठीक है, जैसे इस साल सब अच्छे रहे, 90 पाए। ठीक है, लेकिन अगले साल 70 पा गए, तो 20% घट गया ना। तो अच्छा, लेकिन ये नहीं होता कि हम स्टूडेंट को भगा देंगे। जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तुम 70 पा गए तो कहें अरे सर थर्ड ईयर में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा रूल क्या, जैसे होता है नहीं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि 90% बच्चे जो पाएंगे वही पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। हर कोचिंग का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ कोचिंग्स में ऐसे होते हैं, सब 90 पाए हैं, तुम ही पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। क्योंकि वहां पे उस तरीके का परफॉर्मेंस अप्रेजल देखा, क्योंकि उनको लगता है कि भाई 90+ वाले ही हमारे कंपनी को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बना सकते हैं। जहां पे आपकी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखा जाता है, और ये कई कंपनीज में ऐसा देखा जाता है ज्यादातर। देखो लिखा है ना कि ये ज्यादातर यूजफुल होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं। ठीक है, जहां लाख हैं, 2 लाख हैं, ठीक है, 4 लाख हैं, तो वहां पे ये बहुत काम करता है। और ये इलिमिनेशन करने में बहुत, देखो लिखा ना, इट टेंड्स टू इलिमिनेट और रिड्यूस बायस। इससे बायसनेस कम हो जाती है। भाई परसेंटेज देखा जा रहा है सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे, सबका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। उस डाटा कलेक्शन में क्या होगा, हम ये निकालेंगे कौन बेहतर है परसेंटेज में, किसका परसेंटेज कम है। और हम एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे, जो 40% से नीचे होगा वो इलिमिनेट हो जाएगा, और जो 40% से ऊपर होगा वो कंपनी में रहेगा। तो आप क्या रहेंगे, हमेशा काम करने के लिए तत्पर कि भाई 40% से ऊपर आना चाहिए। कम हो जाएगा तो कंपनी वाले निकाल देते हैं। ठीक है, इंडिया में वैसे हमको नहीं लगता ये सब चलता होगा, नहीं तो ऐसे होता तो कई लोग बेरोजगार हो जाते। ठीक है, फिर चेकलिस्ट मेथड है। अब देखो चेकलिस्ट मेथड का मतलब क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ यूटिलाइजिंग चेकलिस्ट मेथड इज टू ईज द इवेल्युएशन बर्डन अपॉन द रेटर। मतलब रेटर के ऊपर जब बहुत ज्यादा बर्डन आता है तो वो चेकलिस्ट मेथड का इस्तेमाल करता है। इन दिस मेथड अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट इज क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स इन यस और नो आर प्रिपेयर्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। यहां पे क्या होता है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो काफी ख्याल रखता है आपका, वो क्वेश्चनेयर बनाता है। क्या बनाता है? क्वेश्चनेयर, जिसमें आपको आंसर क्या देना पड़ता है? यस या नो, सॉरी यस या नो में आपको आंसर देना होता है। अच्छा, इसमें कैसे इस्तेमाल करते होंगे, कौन बताएगा? इसमें किस तरीके का मेथड इस्तेमाल करते होंगे चेकलिस्ट में? जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया, उस पर क्वेश्चन लिखा होगा ना यस या नो, तो जो अच्छा जवाब दे रहा होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कंपनी में आगे बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका अच्छा मानेंगे। और जो कंपनी को ही नहीं समझ पाया हो, जैसे कंपनी की रूल्स, कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के मेथड्स, कंपनी कितना प्रोडक्टिविटी बनाना चाहती है, ये आपको ही नहीं पता है, करते जा रहे हैं सर, कर रहे हैं सर ना, आते हैं ना 9 बजे, जाते हैं 4 बजे, इससे थोड़ी होता है। आपको कंपनी के रूल्स पॉलिसी इसके बारे में पता है कि नहीं है, ये सब चेकलिस्ट मेथड में देखा जाता है। जो बेहतर इसमें यस मतलब जवाब दे देगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब या परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका अच्छा मानेंगे। और जो अच्छे से चेकलिस्ट मेथड को नहीं समझ पाएगा उसको क्या करेंगे, कम। ये तब होता है जब बर्डन बढ़ जाता है किसके ऊपर? रेटर के ऊपर। जब उसको लगता है यार बहुत दिन हो गया यार, मैं जैसे होता नहीं, मैंने निकाल ही नहीं पा रहा हूं क्या वो रिजल्ट, तब वो क्या करता है, चेकलिस्ट मेथड। किसके द्वारा अप्लाई होता है? एचआर डिपार्टमेंट, बिना उसके पूछे नहीं होगा, अपने मन से नहीं कर सकते। देखो लिखा है ना कि आंसर इन यस और नो आर प्रिपेयर्ड बाय द रेटर, नहीं बनाएगा, एचआर डिपार्टमेंट उसको बनवाएगा कि तुम ऐसा कर लो, चलो ठीक है, तुम्हें लग रहा है रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो चलो चेकलिस्ट मेथड वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या आता है? क्रिटिकल इंसिडेंट। ये कहां पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं, याद है? क्रिटिकल इंसिडेंट को कहीं पढ़े हैं, याद है? कहीं आया था ये? कह दीजिए हाँ या नहीं, बोल तो दिया करिए नहीं सर, है? पता भी होगा तो नहीं बताएंगे, ठीक, बताओ कहीं पढ़े उसको? नहीं आया था यार, बोला करो नहीं आया था, कहाँ आया था, झूठे बोलोगे यहां से आया था। ठीक है, देखो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड क्या होता है कि जहां पे आपको एक सिचुएशन दिया जाता है। ठीक है, देखो लिखा भी होगा कि सर यहाँ रेटर फोकस करता है अटेंशन ऑन दोज की और क्रिटिकल बिहेवियर्स दैट मेक द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग अ जॉब इन अ नेटवर्थी मैनर। ठीक है, मतलब ये इसमें देखता है कौन, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में, कि जो बंदों को काम दिया गया है, ठीक है, किसको, मतलब लड़का लड़की जो भी काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली या सही तरीके से, मतलब इनइफेक्टिवली, कौन उसमें सही है और कौन उसमें खराब है,
ठीक है, जो जैसे मैंने आपको काम दिया आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो इफेक्टिव में आ जाओगे आप। अगर आपको काम दिया जा रहा आप कर नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो आप किस में चले जाओगे, इनइफेक्टिव में चले जाओगे, क्योंकि वो रियल सिचुएशन के बेसिस पे वो आपको क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपको कोई टास्क दिया कि वो टास्क दे देगा, किसी को भी अलग अलग दे सकता है, वो आपको क्या कर रहा है, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करना चाहता है, सबको नया नया टास्क दिया, ठीक है, और बोला कि आप इसको करके लाओ, एक दिन का टाइम। तो कोई एकदम करके लाएगा, कोई सोचेगा अरे ऐसे ही मिल गया होगा, छोड़ो साल, सो जाते हैं, लेजी पर्सन, ठीक है। तो वो अगले दिन कहेगा अरे सर करना जरूरी था क्या एक दिन में, कहेगा और क्या, ऐसे ऐसे ही दे दिए थे, ठीक है। तो उसको वो क्या करेगा, इनइफेक्टिव में रख देगा कि सर ये सही नहीं है सर, आता तो है टाइम पे सर लेकिन काम नहीं करता है। अच्छा तो क्या करें, निकाल दीजिए इसको, ठीक है, या इसको और काम दीजिए, इसको एक मत दिया करिए, 4 ठो दिया करिए, ताकि 2 ठो तो करे कम से कम, ठीक है। तो मतलब ये सब किस में आता है, क्रिटिकल इंसिडेंट, जहां पे जो रेटर है वो मतलब सबके पास जाएगा, सबको टास्क देगा रियलिटी में, और वो चेक करेगा कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, और जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे किस में रखे जाएंगे बेटा, इफेक्टिव में, और जो अच्छा नहीं देंगे वो इनइफेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राफिकल आता है, क्या लिखा है, ग्राफिकल रेटिंग स्केल मेथड। अच्छा इसको ऊपर लेकर के चलते हैं, देखो यहां पे देखो, ये देखो यहां पे देखो रेटिंग है, यहाँ पे क्या है देखो, रेटिंग्स दिए गए हैं, देखो क्या लिखा है, द ग्राफिकल रेटिंग स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलेस्ट टेक्निक, सिंपल है, देखो इनका कहने का मतलब सिंपल है फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज, देखो इसका एक और नाम है, क्या नाम है, लीनियर रेटिंग स्केल, आप इसका नाम कहीं सुने होंगे, स्टैटिस्टिक्स में इसको सुने होंगे, लीनियर, ठीक है। इन दिस मेथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज टू अप्रेज ईच एम्प्लॉय, यहां पे आपको क्वेश्चनेयर दिया जाता है, यहां पे आपको क्वेश्चनेयर दिया जाता है, किसको, हर इंप्लॉय, ठीक है, और उस क्वेश्चनेयर में कंपनी के सारी चीजें लिखी होती हैं। अब देखो इसमें यस नो नहीं है, चेकलिस्ट में और इसमें यही अंतर होता है बेटा, याद रखिए, ग्राफिकल और चेकलिस्ट में, चेकलिस्ट किसको दिया जा रहा है, जो रेटर है, ठीक है, इंप्लॉय को नहीं, लेकिन ग्राफिकल में इंप्लॉयज को ये चीजें दी जाती हैं कि तुम भरो चलो, जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, देखते नहीं गूगल फॉर्म में आता है कि डिजिटलाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन से सबसे ज्यादा ऐप यूज करते हैं, तो आप उस पर सेलेक्ट करते हो ना, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, क्या आप डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें लिखा रहता है एग्री, डिसएग्री, ठीक है, न्यूट्रल, नो आंसर, ठीक है, सब कुछ लिखा होता है। ऐसे यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूरा बना है, 10-15 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कुछ लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तब ये क्वेश्चन काफी बनता है, जैसे आप कभी रिसर्च करिएगा भविष्य में, अगर आपको मौका मिलेगा, अगर आप पीएचडी करोगे तो ये तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा कभी ना कभी अपने लाइफ में, एमकॉम भी करोगे यहाँ से ना, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने की जरूर मिलेगा, ठीक है। मैम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं ना, सर लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैम लोग कहते नहीं तुम क्वेश्चनेयर बनाओगे, 20 नंबर इसी का मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे एकदम खोज खोज के क्वेश्चनेयर बनाते हैं, ठीक है, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उसी पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहले नहीं था, तो पहले लोग बनाते थे, 10-15 बनाना होता था, फिर आपको डाटा कलेक्ट करने जाना पड़ता था जहां पे भी वो बोलते थे, फिर वहां पे हर इंप्लॉय का नाम, मतलब जिससे भी आप कराने वाले उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और मोबाइल नंबर लिखवा के और उसको भरवा देते। तो वहां क्या होता था, हम लोग कह रहे कोई भी भर दे यार, ठीक है, यस नो कर दो, यस जो भी होगा, ठीक है, वो कहते सर कोई भर दे, हाँ, एक में 2 मत कर देना, लगाना एक ही पे है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, आप जिससे सहमत होंगे उसी पे लगाइएगा, ये नहीं कि सर सब पे टिक कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे उसमें लिखा है कि क्या डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो आपने यस पे भी किया है, ठीक है, एग्री पे भी किया है, डिसएग्री पे भी किया है, और न्यूट्रल पे भी कर दिया, हम क्या समझेंगे फिर, कहे ये कौन था, है कौन इंप्लॉय है ये, इसको बुलाओ तो थोड़ा इसको अलग से, इसको लग रहा है मारना पीटना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है, ये सब चीजें देखी जाती है कि आप कितना एक्टिव हैं काम करने के लिए, ठीक है, आपको केवल काम ही करना नहीं आता, ये भी सब चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ग्राफिकल रेटिंग स्केल मेथड में आता है, ठीक है, जहां पे आपको क्वेश्चनेयर सबमिट करना पड़ता है, ठीक। फिर उसके बाद एस्से मेथड आता है, अरे सर एस्से लिखवाते हैं सब, हैं क्यों सर, एस्से लिखवाते हैं, नहीं ऐसे उसे नहीं लिखवाते, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ऐसे मेथड इज, ये भी सिंपलेस्ट, हर चीज को सिंपलेस्ट से लिखा है, लेकिन होता बड़ा खतरनाक है, ठीक है। सिंपलेस्ट वन एमोंग वेरियस अप्रेजल मेथड अवेलेबल, इन दिस मेथड यहां से पढ़ते हैं, द रेटर राइट्स अ नैरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑन एन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ, मतलब यहाँ पे जो रेटर होगा, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होगा, वो हर इंप्लॉय का क्या करेगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस, पोटेंशियल परफॉर्मेंस, सब कुछ वो लिखेगा और सजेस्ट करेगा कि क्या ये कंपनी के लिए बेहतर हो सकता है कि नहीं। जैसे एक सीए होता है, आप सीए कभी देखे होंगे, सीए का काम क्या होता है, केवल ऑडिट करना नहीं होता है, सीए का काम होता है कि उस ऑडिट के बेसिस पे ये बताना कि आपकी कंपनी पोटेंशियल, आपका कंपनी का पोटेंशियल ज्यादा है कि कम है, कि क्या वो बेहतर जा सकती है कि नहीं जा सकती, वो उसका काम बताना है,
वो ये कह के नहीं जाएगा कि सर हो गया सर, बहुत प्रॉफिट कमाते हैं सर आप, लाई पैसा दीजिए। पैसा तो है ही, पैसा तो लेगा ही, वो ऑडिटिंग करेगा तो, लेकिन उसका मेन काम क्या होता है, सजेशन देके जाना। जैसे आप ही सीए बनेगा तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, माइंड अप। वैसे वो पूछते नहीं है आपसे, कंपनी वाला कहेगा हो गया ऑडिट, लीजिए पैसा जाइए आप, ठीक है, क्योंकि उनको बचना होता है भाई, टैक्स बचा दिए ना, हाँ चलो ठीक। लेकिन आपका काम क्या है, नीचे सजेशन दीजिए, ठीक है, कि आपकी कंपनी सर लोअर जा रही है सर, प्रोडक्टिविटी कम हो गई है सर, ठीक है, आपके इंप्लॉइज की सैलरी बहुत ज्यादा है सर, ठीक है, या आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं लेकिन उस तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, आपका सेल नहीं बढ़ रहा है सर, भले प्रॉफिट आपको दिख रहा है लेकिन सेल बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब उसका काम होता है बताना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ऐसे का मतलब ये नहीं सर ऐसे लिखेगा सर, चलिए कंपनी के बारे में ऐसे लिखते नहीं, हर इंप्लॉय की स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस को चेक करके वो बताएगा कि कौन सा इंप्लॉय जो वो बेहतर है, किसके अंदर क्षमता है, कौन नहीं सही से काम कर रहा है, इसको हटा दीजिए सर, इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, सब कुछ बताएगा वो, ठीक है। उस मेथड को क्या बोलते हैं, ऐसे। ये भी काफी टाइम टेकिंग मेथड होता है, ठीक है। अच्छा, देखो लिखा भी है कि इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट इन दैट इन द सिंपल इन यूज, इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स एंड एक्सटेंसिव स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू कंप्लीट इट। मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्मेट की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। आप सबके इंप्लॉइज को उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस लिख लीजिए और किसको दे दीजिए, अपने मैनेजमेंट अपर वाले को दे दीजिए, टॉप मैनेजमेंट, ठीक। फिर आता है फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या लिखा है कि सर इट इज बेस्ड ऑन अ रीजन टू सस्पेक्ट रेटर्स biasness or his or her rating appears to be quite higher than the others, these are neutralized with the help of review process। मतलब यहाँ पे फील्ड रिव्यू में, मतलब यहाँ पे जो इंप्लॉय होगा वो अपने हिसाब से वो क्या कर सकता है, हर इंप्लॉय को क्या कर सकता है, रेटिंग दे सकता है। मुझे लग रहा है, जैसे मुझे मान लो मैं कंपनी का इंप्लॉय हूं, ठीक है, और मुझे क्या दे दिया गया है, फील्ड रिव्यू मेथड का इस्तेमाल करने के लिए दे दिया गया। अब इसमें क्या होगा, जो मुझे अच्छा लग रहा होगा, हो सकता है मैं किसी को वहां पे पसंद करता हूँ कि मतलब ये बंदा अच्छा, ये बंदा अच्छा, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है, और ये बंदे मेरे दुश्मन है, उसमें लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले है। फील्ड रिव्यू में देखो, रेटिंग में नहीं होता, रेटिंग में तो रेटर आता है ना, रेटर एकदम कभी बायस नहीं करता, लेकिन इसमें क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है, वही रेटिंग दे रहा है, तो उसके लिए तो कई तो दुश्मन तो होंगे ही। मैंने बोला जेलेसी भी होती है, ठीक है, जेलेसी भी होती है कि मैं जलता हूं उससे, और मुझे क्या मिल गया, रेटिंग देने का मौका। अब मैं क्या करूंगा उसमें, अब अरे एक मिनट, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि वहां पे जो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे जो अच्छा लगेगा उसको मैं रेटिंग अच्छा दूंगा, जो मेरा दुश्मन होगा सर उसको तो मैं क्या करूंगा, 0 दे दूंगा सर, 1 दे दूंगा सर, कुछ भी कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है ना। ये देखो लिखा भी नहीं सर, यहाँ पे रेटर बायस भी हो सकता है, रेटर के अंदर दिमाग में आएगा बायसनेस। मुझे लग रहा है कल ये झगड़ा किया था मेरे से, अच्छा आज इसकी बारी आ गई है, लाओ साले का रैंकिंग कम कर देता हूं, भले अच्छा काम कर रहा हो, भले क्या कर रहा होगा, अच्छा काम कर रहा होगा, लेकिन झगड़ा किया था कल, ठीक है। तो देखो लिखा भी है कि द रिव्यू प्रोसेस इज यूजुअली कंडक्टेड बाय द पर्सोनल, देखो लिखा ना, पर्सोनल ऑफिसर इन द एचआर डिपार्टमेंट, मतलब एचआर डिपार्टमेंट का वो खुद ऑफिसर होगा। अभी तक देखो ये चीज नहीं आई थी कहीं, लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो मैं यहाँ का इंप्लॉय, ठीक है, मान लो यहाँ का इंप्लॉय और यहाँ 10 टीचर काम करते हैं, मैं तो सर को जानता हूँ, सर ने क्या बोला कि तुम कर लो जाओ सबका रिव्यू, तो मेरा क्या होगा, 1-2 बंदे तो ऐसे जरूर होंगे जो मेरे नजर में होंगे, इस साले को तो जब मौका मिलेगा ना इसकी रेटिंग डाउन कर दूंगा इसकी। बस मौका सर ने दे दिया है, एचआर डिपार्टमेंट में निकल के आया, 8 को एकदम बस मस्त रेटिंग दिया, लेकिन वो 2 जो है उनको कहा यार इसको कितना दे दूं, क्योंकि मैं ही लिख रहा हूं, 2 दे देता हूं यार, छोड़ो सर, ठीक है, सर इसी को गाली देंगे, ठीक है, सर इसको भगा देंगे, यही मैं चाहता था, ठीक है। वो कहेंगे सर मैं तो अच्छा काम कर रहा था सर, कैसे कम हो गया सर, देखो रेटिंग 2 मिला है तुम्हें, सर तो रेटिंग के भरोसे बैठे हैं ना, तुमको देख थोड़ी रहे हैं, क्योंकि सर आते ही नहीं, मान लो सर कहीं दूर रहते होंगे, ठीक है, तो हम तो रेटिंग दिखा के उनको क्या कर देंगे, निकलवा देंगे। तो इसमें बायसनेस होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अभी जितने भी मेथड आप पढ़े उसमें कहीं बायसनेस नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें बायसनेस होने का चांस रहता है, क्यों, इसकी वजह से, पर्सनल ऑफिसर, ठीक है, वो तो कहेंगे ही निकालो साला, जो अच्छा नहीं होगा उसको निकालो, ठीक है। लास्ट है, लास्ट क्या है बेटा, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ये क्या होता है सर, कॉन्फिडेंशियल है, देखो क्या लिखा है, इट इज द ट्रेडिशनल वे टू अप्रेजिंग एम्प्लॉइज मेनली इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देखो यहाँ ये लिख भी दिया कि सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होता है सबसे ज्यादा। इवेल्युएशन इज मेड बाय द इमीडिएट बॉस और सुपरवाइजर फॉर गिविंग इफेक्ट टू प्रमोशन एंड ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे जो ये मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है ये आपके प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए होता है, कितना अच्छा काम किए, ये केवल ऑफिसर्स को पता होता है, ये केवल किसको पता होता है, आपके मेन ऑफिसर्स को पता होता है, आपको भी नहीं पता होता कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंशियल नाम है ना इसका। यूजुअली स्ट्रक्चर फॉर्मेट इज डिवाइस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एम्प्लॉइज
इसमें भी देखो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, कैरेक्टर, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, ये सब लिखा जाता है और एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है। कहाँ? आपके टॉप डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में जो टॉप होगा। जैसे जो टीजीटी पीजीटी में प्रमोशन होते हैं ना, उसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड है, ठीक है, उनके पास वो क्या जाएगा, पूरी रिपोर्ट सभी इंप्लॉइज की जाएगी जो इस साल सेलेक्ट होके, या 1 साल उनका पूरा हो गया, 2 साल, तो सबकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो वहां से उठ के जाती है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि सर ये बेहतर है, सर ये अच्छे हैं, ये प्रिंसिपल बनने लायक है सर, तो इनको बना दीजिए आप। ठीक है, इनका ट्रांसफर कर दीजिए सर, ये बहुत तेज है, मतलब इनको जैसे होता है ना, इनको इंग्लिश भी आती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इनको झांसी भेज दीजिए सर, वहां इंग्लिश टीचर की बहुत कमी है। ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले की बहुत कमी है, भेज देते हैं, सब ट्रांसफर कर देते हैं, जाओ। कहे हाँ सर मुझे घूमने का बहुत शौक था सर, जाओ झांसी, है खाली पहाड़े दिख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन आप इंग्लिश के बेसिस पे करो ना, अपने जैसे होता है ना स्किल, अपनी क्षमता के बेसिस पे, टैलेंट के बेसिस पे। तो ये ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, लिख भी दिया है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट दी जाती है कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे आपको भी नहीं पता है कि वो रिपोर्ट क्या गई है, हो सकता है रिपोर्ट निगेटिविटी भी हो, ठीक है, गलत भी हो सकता है, इसमें भी बायसनेस होने का चांस होता है, क्योंकि क्या है, सीक्रेट है, सीक्रेट में क्या लिख के भेजा है, ठीक है, प्रिंसिपल, वही ना, प्रिंसिपल से भी झगड़ा हो चुका है, ठीक है, तो वही प्रिंसिपल बना रहा है, ठीक, तो कुछ भी भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा होता है, गवर्नमेंट का एक ऑफिसर जाता है, ये इसमें फायदा होता है, वो सारे चीजों को सामने एनालाइज करेगा और आपकी रिपोर्ट भी देखेगा। ठीक है, जब वो देखेगा, तुम 9 बजे आ जाते हो, 4 बजे जाते हो, वो अलग बात है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पहले ही पता चल जाता है कि तुम आने वाले हो, आज रिव्यू ऑफिसर आने वाला है, ठीक है, तो उस दिन 9 बजे आ जाते हैं, 8 बजे आके बैठ जाते हैं कि सर देखिए मैं 8 ही बजे आ गया, गेट के बाहर खड़ा था, मैं ही ताला खोल रहा हूँ सर। प्यून क्या कर रहा है, सर आ रहा होगा सर, लेकिन मैं अच्छा इंप्लॉय हूँ सर, मैं ही ताला खोल देता हूँ। तो अब रिव्यू ऑफिसर तो वही देखेगा कि ये हो सकता है आ जाता होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत होता है, गवर्नमेंट ऑफिसिंग में ये चीज बहुत होती है, क्योंकि सबको ये पता चल जाता है कब रिव्यू ऑफिसर आने वाला है, डेट भी पता है, टाइमिंग भी पता है, तो उस दिन एकदम रेडी रहते हैं, सर आज से एकदम वेल ड्रेस हो गया हूँ सर, ठीक है, भले इसके पहले लोअर पहन के आता था, लेकिन उस दिन वेल ड्रेस्ड, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर, अरे यार कितना अच्छा एम्प्लॉय है, लो साला रेटिंग इसको दे दो उसको, ठीक है, वही उसी समय लोग बोलते हैं सर थोड़ा मेरा ट्रांसफर हुआ देख लीजिएगा सर प्लीज सर, बोलते हैं ना, उससे उससे जरूर बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो कहेगा अरे हम देख लेंगे, ठीक है, आप बोले जैसे आपका वही झांसी चला गया है, तो आपको आना कहाँ है, इलाहाबाद, क्योंकि आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, सर मेरा 3 साल हो गया है सर, देख लीजिए थोड़ा, जैसे लड़कियों का 3 साल होता है और लड़कों का 5 साल, ठीक है, ट्रांसफर की बात, ठीक है, प्रोफेसर में एक बार ट्रांसफर मिलता है, और टीचिंग में एक ही बार ट्रांसफर का मौका मिलता है, फिर नहीं मिलता, ठीक है, इसीलिए लोग देखते हैं ना, वेट कर लेते हैं, अगर एक बार कहीं वैकेंसी में आ जाते हैं, कहीं उनकी जैसे पोस्टिंग हो जाती है, फिर वो चुपचाप 4 साल 5 साल काम करते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, उसके बाद एक ही बार रिटायरमेंट लेते हैं, सॉरी रिटायरमेंट कह रहा हूँ, ट्रांसफर लेते हैं और अपने आसपास जगह पे आ जाते हैं। जैसे आप रहने वाले मान लो नैनी के हैं, तो आपको इलाहाबाद में कहीं आसपास मिल गया, ठीक है, फूलपुर मिल गया, कुछ भी ऐसे आसपास, तो आपके लिए सही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि घर भाई आ जा सकते हैं, ठीक, तो टीचिंग में एक ही बार प्रमोशन आपको मिलता है, ठीक, तो ये सब क्या है, वो ट्रांसफर कैसे ले सकते हो, जब आप उसको बताओगे, वैसे उसको पता होता है, लेकिन वो कहेगा भैया जब खाली रहेगा तभी तो भेजूंगा, कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दूं और वहां पहले से ही भरे पड़े हैं, तो तुमको एक्स्ट्रा थोड़ी भेजूंगा, ट्रांसफर तभी होता है ना कि जब कहीं वैकेंट सीट होगी तो आपको भेज देंगे, ठीक है, या वहां पे कोई बंदा ट्रांसफर चाहता होगा, झांसी आना चाहता होगा, ठीक है, तभी तुम जा पाओगे, नहीं तो भैया रहो यहीं मस्त मौज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे रिपोर्ट आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है। तो ये क्या था पूरा 10 मेथड जो है वो किसके थे, ट्रेडिशनल। कल जो है वो क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड, ये अभी के सिनेरियो में बहुत यूज होता है, कौन सा मेथड, मॉडर्न, ठीक है, और याद रखिएगा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेथड जरूर पढ़ के जाइए, भले और कुछ मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट एंड मेथड एंड प्रोसेस बस, ठीक है, बाकी पोटेंशियल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पोटेंशियल बहुत ज्यादा मैं पढ़ाया भी नहीं हूँ, ठीक है, बहुत थोड़ा सा था, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, फीचर्स और आपके मेथड्स, ठीक है, चलिए ठीक है, कल जो है मॉडर्न मेथड पढ़ा जाएगा। थैंक यू।